तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट का जब हम कहीं भी ज़िक्र करते हैं, किसी भी जगह पे इसका नाम सुनते हैं या किसी से भी सुनते हैं, तो हमारे ज़हन में एक चीज़ आती है और वो ये आती है कि ये बंदा आखिर ये मिलिट्री रूलर था, जनरल था या ज़ालिम हुक्मरान था या मतलब वॉरफेयर का माहिर था या स्ट्रैटेजिक जर्नल था, क्या चीज़ था, ठीक है? आज का जो यूरोप है, ये इसको किस नज़र से देखता है, आज का जो फ्रांस है, इसको कैसी किस नज़र से देख रहा होता है, तारीख़दान, मौर्रिख़ जो है, हिस्टोरिक, वो इसको किस नज़र से देखते हैं। उसके बाद ये बंदा खुद क्या था, फ्रेंच था, जर्मन था, इटालियन था, ये जनरल कैसे बना और इसने तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 10-12 साल जो इसने हुकूमत की फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर और उससे पहले ये इसने कैसे की। ये एक सिपाही था आम और ये कैसे जो है ना वो फ्रांस के जो तख्त हैं, जो हुक्मरान हैं, उन तक पहुँचा और ये जाके बड़ा लीडर बन गया और आखिरकार ये यूरोप का एक एम्पायर बना, ठीक है? ये कैसे जो है ना वो पूरे यूरोप का ताज का जो मतलब एक ख्वाब था वो देखता था और इसने कैसे पूरा किया, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस हिस्ट्री में इस पूरी डिटेल्ड वीडियो में बताया जाए। ठीक है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करूँ कि ये बंदा जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट, ये फ्रेंच बंदा नहीं था। ये इसके जो एंसेस्टर थे, जो इसके माँ-बाप थे, पेरेंट्स थे, वो एक्चुअल में इटालियन थे, इटालियन ओरिजिनेट थे, ठीक है? तो ये खुद भी इटालियन था, ये मुकम्मल तौर पे फ्रेंच नहीं था। ये पैदा कहाँ हुआ? ये पैदा हुआ 1769 में जर्मनी और जो फ्रांस है आज का, उसका एक जज़ीरा था जो कि आइलैंड ऑफ कोस्टा रिका जो है ना, कोस्टा रिका, ये जज़ीरे का नाम था, वहाँ पे पैदा हुआ, ठीक है? और जब ये पैदा हुआ तो इसके जो बाप था वो एक लॉयर था, बहुत अच्छा लॉयर था, लेकिन ये एक आम मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इसका बाप नॉर्मल था, शरीफ आदमी था, लेकिन जो इसकी माँ थी वो बहुत तेज़ थी, संजीदा औरत थी और समझदार औरत थी और वो इस पे सख्ती करती थी। तो ये इसी सख्तियों की वजह से इसने घर से ही जो है ना वो अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया हुआ था, इसका लाइफ़स्टाइल उसी तरह बना हुआ था और एक इसके अंदर सोचने-समझने की सलाहियत थी और आप ये कह सकते हैं कि ये एक पढ़ाकू एक किस्म का बच्चा था। 10 साल तक इसने पढ़ा और 10 साल की उम्र में 1779 के अंदर इसको उसी के स्कूल जो है मतलब कोस्टा रिका जहाँ पे ये पैदा हुआ था, कस्बा या जज़ीरा, उसमें इसको एक मिलिट्री स्कूल था, वहाँ पे इसको एडमिशन मिल गया, स्कूल ऑफ ब्राइन, ठीक है? वहाँ पे इसको एडमिशन मिला जो कि इसकी बहुत बड़ी जो है ना वो अचीवमेंट थी, कामयाबी थी कि इसको, क्योंकि ये स्टार्ट से ही फौजी बनने का शौक था और मैंने जैसे बताया ये इटालियन थे, ये फ्रेंच नहीं थे, तो जब ये स्कूल में गया, तो इस स्कूल में ज़्यादातर लोग फ्रेंच बोलते थे, फ्रांसीसी लोग थे, तो लोग इसको छेड़ते थे, बुली करते थे, जैसे आज हम कहते हैं ना, तो वो इस तरह था। लेकिन फिर भी ये अपनी क्लास में अलहदा रहता और मैथमेटिक्स में ये बहुत तेज़ था, तो यही तेज़ी जो है, यही इसका दिमाग इसको आगे फौजी जनरल तक लेके गया। उसके बाद इसको तकरीबन 16 साल की उम्र में जो आप कह सकते हैं कि इसको एक और फौजी स्कूल था फ्रांस के अंदर ही, वहाँ पे एडमिशन मिला, स्कूल ऑफ मिलिटायर, ठीक है? इकोल ऑफ मिलिटायर, ये जहाँ पे स्कूल का नाम था, वहाँ पे इसको 16 साल की उम्र में एडमिशन मिला और ये इतना तेज़ था, आप इसकी अचीवमेंट का इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, स्टार्ट से ही, बचपन से ही इतना तेज़ था, पढ़ने में भी और बाकी चीज़ों में भी, कि ये आम बच्चों की तरह नहीं था, ये इतना तेज़ था कि जब इसको स्कूल ऑफ मिलिटायर में एडमिशन मिला जो कि इकोल के अंदर वाक़या था 16 साल की उम्र में, तो वहाँ पे 3 साल का मिलिट्री का कोर्स होता था जो कि इसने 1 साल में पूरा किया, ये किसकी अचीवमेंट थी और इसी अचीवमेंट की वजह से इसको उसी स्कूल से इसको फ़ौज में जो है ना वो लेफ्टिनेंट का रैंक मिल गया और ये एक किस्म का कमीशन बन गया या सिपाही बन गया उस टाइम, ठीक है? 16 साल की उम्र में ही इसने उस कोर्स को कंप्लीट भी किया और फ़ौज के अंदर आ भी गया। अब इसका ये पहला बाज़ाब्ता कदम था फ़ौज के अंदर। अब ये जो फ़ौज है, ये फ्रांस की फ़ौज थी। अब उस टाइम जो है ना, इसको कोई नहीं जानता था कि ये 16 साल का बच्चा क्या है। तो 20 साल की उम्र में जब आप ये कह लें 1789 पे ये हुआ, तो 1789 में फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आ रहा था। रेवोल्यूशन इनकलाब की बातें हो रही थी, वहाँ से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया और आपको मैं कभी डिटेल से बताऊँगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है या फ्रांस इनकलाब है वो कैसे आया था, क्या उसके इम्पैक्ट थे, क्या खदोखाल थे, रीज़न्स क्या थी, ये एक अलहदा से मैं वीडियो डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि 1789 में जब इसको जो है ना वो फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा था, तो इसने क्या किया कि वहाँ से इसको बढ़ने-फूलने का मौका मिला, तब तक ये जो है ना एक आम फौजी ऑफ़िसर था, ठीक हो गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में उस टाइम क्या था कि जो बादशाह थे उस टाइम के, उनको वो लोग पसंद नहीं करते थे, फ्यूडलिज़्म था, कैपिटलिज़्म था, नेशनलिज़्म नहीं था,
ठीक है, 11 फरवरी थी तो लोग जो है ना वो इस तरह करते थे। तो जैसे आजकल आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात हैं या किसी भी और मुल्क के हालात ऐसे होते हैं, जमहूरियत नहीं थी। तो लोग जो है ना वो कहते थे कि इन बादशाहों को हटाओ, मोनार्की थी, एम्पायरशिप थी ना, तो रूलर थे, बादशाह बनते थे, बादशाह 1, बादशाह 2 इस तरह, तो जमहूरियत नहीं थी। तो वो ये चाहते थे कि बादशाह बने कोई, बादशाह हटे और जमहूरियत आए। तो ये वो दौर था जब नेपोलियन को आगे पीछे बढ़ने का मौका मिला। तो हुआ ये कि जब रेवोल्यूशन आ गया फ्रांस के अंदर, तो तब भी इसको कोई नहीं जानता था। फिर इसको हुआ ये कि फ्रांस के अंदर 1793 में जब रेवोल्यूशन आ चुका था, तो कुछ हुकूमतें जमहूरियत जो है ना वो आई। एक जमहूरियत चलती, कभी जैकोबिन पार्टी की गवर्नमेंट आती, कभी डिक्टेटर पार्टी की गवर्नमेंट आती, कभी डायरेक्टरी पार्टी की गवर्नमेंट आती, और एक-एक साल मतलब लगभग चलती थी। 1789 के बाद से 1793 तक ये मतलब इनकलाब जो आ चुका था, बादशाह तो खत्म होगी, लेकिन जो जमहूरियत है वो इतनी ज्यादा आसानी से नहीं चल रही थी। लोग एक दूसरे की टांगे खींचते थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिस तरह आप ये पाकिस्तान में देखते हैं। ठीक हो गया। तो 1793 में हुआ ये कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया किसने? जर्मनी ने, यूके ने, स्पेन ने, ऑस्ट्रिया ने, रूस ने, और इन सब ने जो टोलून जो फ्रांस का जो शहर है उसके ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया और अटैक करके कब्जा जमा लिया वहां पे। फिर जो फ्रांस की जो फौज है उसको जिम्मेदारी सौंपी गई, एक टीम भेजी गई, और वो उस टीम का जो हेड था वो इस नेपोलियन को बनाया गया। ठीक है। और नेपोलियन क्योंकि स्टार्ट से ही जो है ना वो बचपन से ही इतना तेज था, तो इसको उस कुछ देखा उनकी फौज ने और इसको थोड़ा सा हेड बनाया गया, और उसको कहा कि अपनी ये टीम इतनी फौज लेके आप लोग जो है वो उस पर हमला करो, और इन सारी जो इत्तेहादी फोर्सेज है, नेटो फोर्सेज है, इनको शिकस्त दो, जो कि जर्मनी, स्पेन, इटली वगैरह, रूस वगैरह ये सारे थे। तो इसकी हिकमत अमली से इसने एक दिन के अंदर वो जो टुलून का जो बहरी बंदरगाह थी, जो एक्चुअल में नेवल बेस था फ्रांस का, उसको कब्जे का खत्म करवाया, और दोबारा से फ्रांस की जो फोर्सेज हैं, फ्रेंच फोर्सेज, उनका रिस्टोर करवाया कब्जा। ठीक है। और तो जब इसको ये काम देखा, फ्रेंच की फौज ने देखा, फ्रेंच की गवर्नमेंट ने देखा, तो उन्होंने कहा यार ये तो बंदा ही बहुत काबिल है, इसको और तरक्की दी गई और इसको मेजर जनरल के रैंक पे तरक्की दे दी कि ये और ज्यादा जनरल के ओहदे तक पहुंच गया। फिर जब लोगों ने देखा कि भाई ये तो काम बहुत जबरदस्त है, इसको इंटरेस्ट होने लगा कि यार मैं क्यों ना जो है ना वो बड़ी सीट पे बैठा जाऊं। तो फिर इसने क्या किया, 1793 के बाद जब इसने ये टोलून शहर का जो कब्जा उठवाया, तो उसके बाद जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसने इसको जो है वो एक और जिम्मेदारी दी। आप ये कह सकते हैं कि ये जिम्मेदारी उसने इसको तकरीबन जब ये इसने कब्जा किया उससे थोड़ी देर पहले दी, और इसने जो कब्जा किया वो 1799 में किया, अपनी कब्जा हासिल किया फ्रांस का, और खुद जो है ना वो फर्स्ट काउंसिल बन गया। फर्स्ट काउंसिल बनने से पहले फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, जो जमहूरी गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसने एक और जिम्मेदारी दी और इसको कहा कि आप जो इटली के ऊपर कब्जा करो, जाके इटली के ऊपर। जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी वो ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट थी, क्योंकि ये पूरा यूरोप था। आप कभी यूरोप की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा मुल्क किसके ऊपर कब्जा किए हुआ था। तो इटली के अंदर जो कब्जा था, जो गवर्नमेंट थी, वो ऑस्ट्रिया की थी। तो फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसने नेपोलियन के हेड में, सुपरविजन में एक फौज भेजी और उसको कहा कि ऑस्ट्रिया की जो कब्जा है इटली से वो छुड़ाओ और अपना कब्जा हासिल करो। तो इसने जो है ना वो उसको लीड किया, वहां पे गया और वहां पे 38,000 फौजियों को लेके गया, और वहां की जो 50 लाख फौज थी उनको तहस नहस कर दिया इसने, और वहां पे इटली के ऊपर इसने कब्जा किया। ये इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और जब ये अचीवमेंट इसके हिस्से में आई तो हर तरफ जो है ना वो पूरे यूरोप के अंदर इसकी वाह वाह होने लगी, इसकी फ्रांस के अंदर भी वाह वाह होने लगी कि ये बहुत बड़ा एक आगे जाके फौजी जनरल बन सकता है। इसको मजीद तरक्की दे दी गई, और उसके बाद इसने ये तेज तो मैंने आपको कहा शार्प माइंडेड बहुत था स्टार्ट से ही। इसने साथ साथ फौजी जो आपकी वॉर्स हैं वो भी देखता रहा, लेकिन साथ साथ जो फ्रांस के अंदर हुकूमतें तब्दील होती रही हैं, एक एक साल की, दो दो साल की गवर्नमेंट, उनको भी देखता था। तो हुआ ये कि इसने जो है ना वो पीछे वापस आया, जब इटली को इसने कब्जा कर लिया, तो वापस आके इसने जो आप ये कह लें कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी ना, कुछ लोग फ्रांस के अंदर वो ये चाहते थे कि ये जो मोनार्की है ना, बादशाहत, ये ठीक थी और वापस इसी को रिस्टोर किया जाए, और कुछ लोग कहते थे कि ये जो जमहूरियत है इसी को मजीद बढ़ने फूलने का मौका दिया जाए। तो लोग बगावत करते थे। तो लोगों ने दोबारा जो है ना वो बगावत की उस जमहूरियत के डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ, और बादशाहत ले आया। और उस बादशाहत लेके आने से पहले जो है ना वो जो लुइस 16 जो बादशाह था फ्रांस का आखिरी, उसको सजाए मौत दे दी, लेकिन जो बाकी बादशाह बच गए थे वो बगावत करते थे। तो उनके साथ मिलके इस जनरल ने, या ये जो बोनापार्ट था,
ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट इसने बगावत की हुकूमत के खिलाफ और 1799 में खुद जो है ना वो फर्स्ट काउंसलर बन गया फ्रांस का, ठीक है। और इसने चर्च के साथ एक मुआहदा किया और उस मुआहदे के बाद इसने जो है ना वो मजहब को अलग किया फौज के साथ से और मुल्क के साथ से सियासत से, और नेपोलियन कोड बनाए, ठीक है। और उस नेपोलियन कोड के अंदर इसने जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि एक पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया, लेकिन ये खुद को अपने आप को बादशाह एम्पायर कराने लगा 1804 में। 804 के अंदर ये मुकम्मल तौर पे 5 सालों के अंदर ही ये बादशाह बन गया और इसने ख्वाब देखना शुरू कर दिया पूरे यूरोप का, क्योंकि इटली के ऊपर ये कब्जा कर चुका था, इसकी वाह वाह बल्ले बल्ले हो चुकी थी, ठीक है। 1804 में जब इसने कब्जा की इसने अपनी खुद को मुनार्क बना लिया, बादशाह बना लिया, तो जो बाकी बादशाह थे वो भी इसके साथ मिल गए कि कम से कम बादशाह तो बहाल हुई है, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, ये सोच थी उस टाइम। 1804 के बाद जब ये बादशाह बन गया, इसने पोप से हेल्प नहीं लिया बल्कि खुद ही वो ताज पोशी की और जो है ना वो नेपोलियन कोड बनाए, जिसके अंदर जो नेशनलिज्म है वो निकाला और नेपोटिज्म खत्म किया, और इसके बाद फ्यूडलिज्म खत्म किया, सबको बराबरी के हकूक दिए। और ये जो नेपोलियन कोड है ये आज की जो जो जदीद दुनिया जो यूरोप है उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं, और ये अदालती निज़ाम, तलाक और शादी ब्याह के जितने भी कानून है, ख़ानदानी सिस्टम, इन सब के ये इसने निज़ाम दिया जो कि उसकी बेस है, जो कि आज पूरे यूरोप में चलता है। अमेरिका और यूरोप, अफ्रीकन पूरी कंट्रीज है ना, यहाँ पे ये चलता है नेपोलियन कोड, अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो ये 1804 में इसने दिए थे। उसके बाद 1804 में इसको तब भी जो है ना वो कोई ठंड नहीं हुई, इसने कहा जी कि मैंने पूरे यूरोप पे कब्जा करना है। तो इसने फिर उसके बाद इटली को हासिल करने के बाद इसने पोर्च, ठीक है, जो कि उस टाइम जर्मनी कहलाता था, जो कि आज का करंट जर्मनी है, उसके ऊपर कब्जा किया। और कब्जा कैसे किया कि इसने अपनी फौजें भेजी अपनी ही कमांड में और जाके वहां पे इसका कब्जा हासिल किया। जब जर्मनी इसने फतह कर ली तो उसके बाद इसने नॉर्थ जो यूरोप था, उसके बाद सेंट्रल यूरोप और जो मिडिल ईस्ट है उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। और उसकी जो सबसे पहली कड़ी थी, इसने जो आर्टिल्स जो एक जगह थी उसके अंदर जो है ना वो इसने सबसे पहले इसको शिकस्त दी, ऑस्ट्रिया की फौज को और रूस की फौज को। जब इसने रूस और ऑस्ट्रिया की फौज को आर्टिल्स की जंग में शिकस्त दी तो ये एक बहुत बड़ा बादशाह के तौर पे समझ आ गया सामने लोगों के, और यूरोप के अंदर इसका खौफ आ गया। और फ्रांस के जो लोग थे वो तो चाहते ही ये थे कि बादशाह वापस आए और जो हमारा नाम है और हम यूरोप वालों के ऊपर पूरी दुनिया में यूरोप में हुक्मरानी करें, ये इसका एक माइंड का हिस्सा था बोनापार्ट की भी। तो इसने उस आर्टिल्स की जंग में ये ऑस्ट्रिया और रूस की जो फौजें हैं उनको आप ये कह देते हैं शिकस्त दी। उसके बाद इसने अगली जंग छेड़ी, और अगली जंग छेड़ने के बाद इसने 1812 में 1812 में मिस्र के ऊपर जो है ना वो हुकूमत की, ठीक है। मिस्र के ऊपर इसने फौजें भेजी और मिस्र के जब इसने अटैक किया तो इसका हुआ काम ये कि वहां पे इसको पहली नाकामी जो है ना वो उसका मुंह देखना पड़ा। पहली जो इसकी जंग थी वो फेल होगी। क्यों फेल होगी कि मिस्र के ऊपर उस टाइम जो कब्जा था वो स्पेन का था, ठीक हो गया। जब स्पेन का कब्जा था, इसने स्पेन की फौजों को और मिस्र की फौजों को जो नाइल रिवर है, दरिया नील जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन जो उस टाइम का जो स्पेन का जो फौजी कमांडर सॉरी जो यूके का जो फौज थी, बरतानिया की फौज थी, वो मिल गई स्पेन के साथ। और जो बरतानिया की फौज का जो कमांडर था नेल्सन, उसने जो है ना वो स्पेन का साथ दिया और जो बहरी बेड़ा था वो भेजा और जाके ये जो नेपोलियन की फौज है इसको तबाह कर दिया, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो 50 लाख फौज गई थी ना, तो जिसमें से सिर्फ 6 लाख फौज वापस आई जब इसने मिस्र के ऊपर हमला किया। ये इसकी पहली नाकामी थी। जब इसको ये हमला कर दिया तो उसके बाद ये वापस आया। जब वापस आने लगा तो पीछे से और जो है ना वो हुकूमतें कमजोर हो गई फ्रांस के अंदर से, क्योंकि ये खुद बादशाह था उस टाइम। तो इसको जर्मनी, क्योंकि उस टाइम गुस्सा था, जर्मनी इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था, तो जर्मनी की अपनी फौज, स्पेन की फौज, रूस और जो आप कह लें कि बाकी जो फौजें थी, इन सब ने मिलकर फ्रांस के ऊपर दोबारा कब्जा किया और इसको जो है ना वो गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसको इवन के गिरफ्तार भी कर लिया 1814 में, 1814 में। जब इसको गिरफ्तार किया तो फिर जो है वो इसको इन्होंने कहा कि हम इसको मारेंगे नहीं, क्योंकि ये एक बादशाह था। तो इन्होंने जितनी भी इत्तेहादी फौजें थी इन्होंने मिलके
उसके अंदर जो है ना वो एक जमहूरियत वाली हुकूमत कायम की फ्रांस के अंदर, और खुद वहाँ से निकल गए और इसको जो है ना एक जजीरा था एल्वा, उसके अंदर जो है ना बहिरा रोम के पास एक आइलैंड आता है, उसके अंदर जाके कैद कर दिया और इसको सिर्फ 600 फ्रांसीसी फौजे दिए, फौजी दी, वो भी इसको रिस्पेक्ट के तौर के, ये जो है क्योंकि एक जनरल था, फौजी था, बादशाह था, तो इसको रिस्पेक्ट के तौर पे इसकी खिदमत करेंगे। 600 फौजी साथ दिए और इसको कहा कि जजीरे के जाके आप बादशाहत करें, इसका अपना काम करें। इन्होंने इसकी इतनी फेवर की नेपोलियन की, लेकिन ये बाज नहीं आया, ये बहुत हरामी दिमाग का किस्म का बंदा था। इसने वहां पे जाके भी ना ये देखता था कि यार मैं फ्रांस कैसे वापस जाऊं, तो सिर्फ 10 महीने वहां पे ये कैद रहा। कैद से मुराद के वहां पे रहा, खुला ही था एक किस्म का, लेकिन साथ इसके फौजी थे, तो जो इसके बहुत ही चीजा चीजा किस्म के, जो बिल्कुल आप कह लेना कि बिल्कुल इसके बाई टाइप जो लोग थे इसके साथ के, उस टाइम के फौजी जो साथ मिलाए थे कुछ खास बंदे, वो इसने मिलाए और वहां से फरार होने का मंसूबा बनाया 10 महीने के अंदर ही। 10 महीने के अंदर ही 1814 में ये गया और 1815 में 1815 के अंदर ये दोबारा फ्रांस में वापस आ गया भाग के। ठीक है, वहां से कश्ती पकड़ी और भागता भागता ये बाहिरा रोम से दोबारा फ्रांस में आ गया। जब फ्रांस की जो हुकूमत थी, जब उसको पता लगा कि ये तो वापस आ रहा है, तो उसने अपनी फौज भेजी। ठीक है, क्योंकि वो जो हुकूमत थी फ्रांस के अंदर, वो प्रो हुकूमत थी स्पेन की, जर्मनी की, तो उसने फौज भेजी कि इसको जाके पकड़ो नेपोलियन को। तो वो जो फौज पकड़ने गई थी इसको, वो फौजी भी इसके साथ मिल गए, क्योंकि फ्रांस की जो असल गवर्नमेंट थी, फ्रांस की जो असल अवाम थी, वो चाहती थी कि नेपोलियन वापस आए, और क्योंकि वो जो गवर्नमेंट उसमें वहां पे थी, मौजूदा थी 1814 में, वो प्रो गवर्नमेंट थी बरतानिया की, स्पेन, जर्मनी की, रूस की, तो वो उसको पसंद नहीं करते थे, इसलिए सारे फौजी नेपोलियन के साथ मिल गए और इसने उन फौजियों के साथ मिलकर उस बादशाह को भगा दिया और खुद दोबारा जो है ना वो कब्जा कर लिया, तकरीबन आप ये कह लें 10 महीनों के अंदर अंदर ही ठीक हो गया। जब इसने कब्जा किया फ्रांस के अंदर, तो वो जो बाकी तहादी फोर्सेस थी, उन्होंने, मुल्कों ने देखा कि यार ये तो वापस आ गया, इन्होंने फिर दोबारा से अटैक किया इसके ऊपर, और अटैक करने से पहले इसने फिर जो है ना वो कारस्तानियां शुरू कर दी नेपोलियन ने। 100 दिन इसने हुकूमत की फ्रांस के ऊपर दोबारा। 100 दिन हुकूमत करने के बाद इसने एक नई जंग छेड़ी, जो कि वाटरलू की जंग है, और बहुत डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा। वाटरलू की बहुत मशहूर यूरोप की जंग जो है ना वो इसने छेड़ दी, और वो जो वाटरलू की जंग थी वो इसने छेड़ी बरतानिया, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, स्पेन, इन सब के, रूस के खिलाफ। तो वो ऑब्वियसली इकट्ठे थे, उनको पहले से गुस्सा था कि ये बंदा पहले ही जो है ना वो एक जगह से कैद से फरार होकर वापस आ गया, तो इन्होंने वाटरलू के अंदर जाके इसको घुस के मारा और दोबारा से इसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये भागना चाहता था, ठीक है, दोबारा से 100 दिन की हुक्मरानी के बाद। तो 1815 में इसको दोबारा इन्होंने पकड़ा, उस वाटरलू की जंग में इस नेपोलियन को शिकस्त दी, और पकड़ के इन्होंने दूर जो है मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक और जजीरा आता है, हेलेना आइलैंड, ठीक है, उसके अंदर जाके इन्होंने इसको कैद कर दिया, और इस दफा कोई फौज नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया, और इसको वहां पे तंग जिंदगी गुजारने का मौका दिया, और ये 6 साल तक वहां पे जिंदा रहा, और वहां से वापस आने का तो कोई रास्ता, सवाल भी पैदा नहीं हो सकता था। तो आखिरकार ये नेपोलियन 1815 में जाके वहां पे कैद हुआ, उस जजीरे के अंदर, जो कि हेलेना जजीरा था वहां पे, मेडिटेरेनियन सी का एक बहुत दूर दराज का जजीरा है, और वहां पे ये 6 साल रहा। वहां पे इसको बीमारियां लगी, जो कि मैदे का कैंसर इसका सबसे बड़ा था, जिसकी वजह से ये 1821 में इसकी डेथ होगी। लेकिन इसकी जो डेथ है वो आज तक एक किस्म का सरप्राइज है, मौमा है, कि इसको किसी ने जहर दिया या कि तबई बहुत मरा, ये आज तक दुनिया डिफाइन नहीं कर सकी है। इसकी जो नेपोलियन कोड है पूरी दुनिया में आज भी पढ़ाए जाते हैं, पूरी दुनिया में जो लॉ सिस्टम है उसके अंदर पढ़ाए भी जाते हैं और राइज भी हैं। इसके जो नेपोलियन वॉरफेयर है वो आज भी जो मिलिट्री स्कूल्स हैं बड़े बड़े अमेरिका में, यूएस, कनाडा, यूके के अंदर, जर्मनी के अंदर, वो पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत एम्पायर भी था, लेकिन बादशाह भी था, और मिलिट्री रूलर भी था, जनरल भी था, लीडर था। तो आप इसको हर एंगल से देख सकते हैं। जो आज का जो फ्रांस है वो इसको अपना नेशनल हीरो मानता है, और इसके ऊपर जो है ना वो छुट्टी मनाता है, और इसकी दिन के ऊपर जो है ना वो यादगारें रखी जाती हैं। लेकिन जो काफी यूरोप है वो इसको देखता है कि इसने अपनी जो बादशाह था उसको तवील देने के लिए, तवालत देने के लिए इसने बहुत सारे लोगों को मरवाया, लाखों लोगों को, फौजियों को इसने आग में फेंका, जर्मनी में, पानी, दरियाओं में, इन सब ने इसने जो है ना वो झोंका, और अपनी बादशाहत को जो है ना वो लॉन्ग करने की कोशिश की। कुछ एंगल इस तरफ भी आता है, और कुछ लोग जो है ना वो दूसरे एंगल से देखते हैं कि ये आप मतलब ये बहुत बड़ा ग्रेट लीडर था नेपोलियन बोनापार्ट। आप इसको किस एंगल से देखते हैं, अपनी फीडबैक इस कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह।